हेलो स्टूडेंट्स, मैं अजीत सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का आज के हमारे इस वीडियो के अंदर, जिसमें हम लोग कवर करने वाले हैं क्लास 12th की पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 3। बुक का नाम हमारा समकालीन विश्व राजनीति है। ऑलरेडी पार्ट 1 का एक चैप्टर 1 वीडियो आपको मिल चुका है, पार्ट 2 का भी वीडियो आपको मिल जाएगा, आप कमेंट करें हमें। और ये चैप्टर नंबर 3 है आपका, जो कि बिल्कुल अपडेटेड सिलेबस के हिसाब से आपको मिल रहा है। तो नए सिलेबस के हिसाब से आपके चैप्टर नंबर 3 है, तो इसको हम बारीकी से समझेंगे। तो इसको समझने से पहले हम थोड़ा शुरू से देख लेते हैं मैपिंग, जो उसमें दिखाई गई है कि आपको मैप समझना है। थोड़ा सा मैप में देखिए, जो दक्षिण एशिया मतलब वो एशिया का वो पार्ट जो कि साउथ के अंदर आता है, दक्षिण की तरफ आता है, उस वाले चैप्टर के कंप्लीट हम बात करेंगे। इसमें आपका भारत आता है, श्रीलंका आएगा, पाकिस्तान आएगा, भूटान, बांग्लादेश, नेपाल, ऐसे देश जो दक्षिण एशिया के अंदर स्थित है। तो पूरे भूभाग को हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। वहाँ की पॉलिटिकल व्यवस्था कैसी है, वहाँ के देशों के बीच में संबंध कैसा है, तो पूरा चैप्टर आपको मिलेगा। तो वीडियो में बिना किसी देरी के आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। शुरू करते हैं चैप्टर। देखिए तो इसमें दक्षिण एशिया के अंदर देखो देशों के नाम आपको बताए गए हैं। इसमें जो पहला देश है बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका मुख्य तौर पर दक्षिण एशिया का क्षेत्र माने जाते हैं। लेकिन 2005 के अंदर हुआ ये कि अफगानिस्तान, जो कि पहले भारत इसका हिस्सा नहीं था दक्षिण एशिया का, उसे भी इसमें शामिल कर दिया गया। और म्यांमार पर भी चर्चा चल रही है कि उसे भी दक्षिण एशिया का भाग बनाना चाहिए। थोड़ा सा हम ध्यान से पढ़ें इसके चारों तरफ की सीमा को। तो अगर हम उत्तर की तरफ देखते हैं, उत्तरी भारत में, तो ये आपको हिमालय दिख जाएगा इधर। दक्षिण की तरफ देखेंगे तो नीचे वाला हिस्सा आपका हिंद महासागर का दिख जाएगा। आप पश्चिम की तरफ देखेंगे तो यहाँ पे अरब सागर दिख जाएगा। और आप इधर इसके पूर्व की तरफ देखेंगे तो आपको क्या बंगाल की खाड़ी यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। तो ये स्थिति है किसकी, दक्षिण एशिया की। थोड़ा देखिए दक्षिण एशिया के जो देश है उसमें कैसी शासन व्यवस्था चलती है और कब आज़ाद हुए थे। तो बांग्लादेश से शुरू है पहला जो देश हमारे सामने। तो बांग्लादेश 1971 में आज़ाद हुआ और आज़ादी के बाद से यहाँ पे लोकतंत्र, तो कभी सैन्य का शासन था, बोले तो कभी सेना और कभी लोकतंत्र यहाँ पे स्थापित हुआ। तो इस तरीके से यहाँ पे चला। भूटान की अगर हम बात करें तो जो भूटान है 1907 में आज़ाद हुआ था और वहाँ पे राजतंत्र चलता है। उसके बाद भारत आप सभी जानते हैं 1947 में आज़ाद हुआ और ये तब आज़ादी से लेकर के आज तक यहाँ पे लोकतंत्र स्थापित। मालदीव की बात करें तो 1968 तक ये सुल्तानों के अधीन था, सल्तनत हुआ करती थी यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या है, लोकतंत्र की स्थापना हो चुकी है। फिर इसी प्रकार आगे बढ़ते हुए 1948 में देखिए, 1947 में नेपाल आज़ाद होता है और नेपाल में लोकतंत्र और राजतंत्र दोनों, मतलब लोकतांत्रिक राजशाही वहाँ पे कह सकते हैं। पाकिस्तान हमारे साथ ही 1947 में आज़ाद हो गया था और पाकिस्तान में भी कभी लोकतंत्र का शासन है तो कभी सेना कब्जा कर ली थी। तो मतलब दोनों का मिला जुला रूप वहाँ पे देखने को मिलता है। हमसे 1 साल बाद आज़ाद श्रीलंका, वो आज़ादी के बाद सही लोकतंत्र को फॉलो कर रहा है। हम थोड़ी सी बात करें अफगानिस्तान, जो कि 2005 में शामिल हुआ था। तो वर्तमान समय में वहाँ पे तालिबानी सरकार वहाँ पर स्थापित। खैर म्यांमार का ज़्यादा नहीं आपके चैप्टर में, फिर भी थोड़ा सा इंट्रो पार्ट है। तो म्यांमार 1948 में आज़ाद हुआ था और म्यांमार में कभी लोकतंत्र और कभी सेना का शासन यहाँ पे स्थापित होता है। तो ये मुख्य वहाँ पे व्यवस्थाएं कैसी है, वो देश आज़ाद कब हुए और वहाँ पे शासन व्यवस्था का रूप कैसा है, तो ये हमने यहाँ पे देखा। अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं चैप्टर में, तो हमें पता चलेगा कि जो दक्षिण एशिया, ये क्वेश्चन पेपर में पहले आया हुआ है कई बार, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपने आप में बन जाता है कि जो दक्षिण एशिया वाला भाग वो अपने आप में एक संवेदनशील इलाका, काफ़ी सेंसिटिव पार्ट है। यह क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जा सकता है कि इन देशों के बीच कौन कौन से विवाद के कारण, मुख्य कारण कौन कौन से इनमें विवाद मतलब झगड़े होते हैं। तो यहाँ पे आंसर के तौर पर बहुत साफ शब्दों में लिखा है कि संवेदनशील इलाका है, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ कि दक्षिण एशिया के क्षेत्र में संघर्ष होते रहते हैं। बोले तो यहाँ पे आपस में विवाद चलते, लोग देश एक दूसरे से लड़ाइयाँ वगैरह करते हैं। दूसरा, यहाँ पे बॉर्डर को लेकर के आप काफ़ी झगड़े हैं देशों में। तीसरा, नदी के पानी को लेकर के यहाँ पे नदियाँ हैं, बहुत, गंगा होगी, ब्रह्मपुत्र होगी, सिंधु नदी होगी, तो यहाँ पे इसको लेकर भी काफ़ी ज़्यादा विवाद चलता है। दक्षिण एशिया के कुछ देशों में जातीय संघर्ष है। अगर हम नाम लें तो यहाँ पे श्रीलंका का नाम आपका आता है। इसके अलावा अगर म्यांमार इसमें अगर हम शामिल करते हैं तो म्यांमार के अंदर भी रोहिंग्या जातीय संघर्ष देखने को मिलता है। सबसे लास्ट में देखें तो संसाधनों को लेकर के भी यहाँ पर झगड़ा होता रहा है, जैसा कि पाक और भारत के बीच में, भारत और पाकिस्तान के बीच अगर हम देखते हैं तो रणकच्छ के अंदर सर क्रीक लाइन है, वहाँ पे जो भी दलदल ज़मीन है उसको लेकर के काफ़ी विवाद चलता है। आगे हमें इसके बारे में पढ़ने को भी मिलेगा। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग पाकिस्तान की शासन व्यवस्था की, जो बुक का पहला इसी कंट्री के बारे में पढ़ाया गया। तो पाकिस्तान की शासन व्यवस्था कैसी है, तो आपको पता 1947 में पाकिस्तान अंग्रेज़ों से आज़ाद हुआ था और भारत से अलग हो गया था।
अब पाकिस्तान में संविधान बना, उस संविधान बनने के बाद सबसे पहले वहाँ पर जनरल आयूब खान ने क्या किया, देश के अंदर अपनी बागडोर संभाली और बाद में उन्होंने अपना चुनाव भी करा लिया। पहले तो वो क्या है, सेना के दम पर आ जाते हैं वहाँ पर और बाद में वो चुनाव करवा लेते हैं अपना। उसके बाद उनके निकलने के बाद, उनके जाने के बाद जनरल याहिया खान, ये सेना के व्यक्ति होते हैं, ये सेना का शासन स्थापित वहाँ पर कर लेते हैं। जिस समय याहिया खान का शासनकाल था तो बांग्लादेश आज़ाद हो गया था, मतलब 1971 के टाइम पीरियड में ही बांग्लादेश आज़ाद हुआ था। और ये समय कौन था वहाँ पे, सरकार किसकी थी, याहिया खान का सैन्य शासन हुआ करता था। तो इसी समय 1971 में बांग्लादेश आज़ाद हो गया था पाकिस्तान से। बांग्लादेश को पहले पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जानते थे, अभी हम इसके बारे में पढ़ेंगे भी। फिर क्या हुआ, 1971 से लेकर के 77 तक, 1971 से 77 के बीच में जुल्फ़िकार अली भुट्टो, इनकी लोकतांत्रिक सरकार बनती है कहाँ पर, पाकिस्तान में। उसके बाद 1977 में 1977 में एक और आर्मी के व्यक्ति आते हैं, इनका नाम होता है जियाउल हक, जनरल जियाउल हक। ये यहाँ पे सेना का शासन स्थापित करते हैं। थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए इसी कड़ी में 1988 में बेनज़ीर भुट्टो को फिर लोकतांत्रिक सरकार बनाती है। इससे पहले इनकी फैमिली का कोई व्यक्ति जुल्फ़िकार अली भुट्टो था, और इसके बाद ये क्या, बेनज़ीर भुट्टो यहाँ पर लोकतांत्रिक सरकार बनाती है। इसके बाद नवाज़ शरीफ आते हैं। इसके बाद कौन आता है, नवाज़ शरीफ आते हैं, जो कि 1999 तक चलते हैं। फिर 1999 में जनरल परवेज़ मुशर्रफ सेना के दम पर क्या करते हैं, यहाँ पे अपने शासन की स्थापना करते हैं। तो बाद में वो क्या करते हैं, 2001 में आकर के अपने आप को राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित कर लेते हैं, अपने आप चुनाव करा लेते हैं राष्ट्रपति पद के लिए। और वर्तमान समय में जानते हैं कि 2019 में इमरान खान प्रधानमंत्री बने थे, तब से वहाँ पे पाकिस्तान में आर्थिक संकट, आर्थिक स्थिति खराब चल रही है। तो ये कुल मिला के पाकिस्तान की शासन व्यवस्था है। एक बार हम ओवरव्यू देख लेते हैं इस चैप्टर के, इस वाले पार्ट के अंदर, कि कब कब यहाँ पे क्या है, सेना का शासन है और कब कब यहाँ पे लोकतंत्र है। तो देखो, जब संविधान नहीं बना था तो संविधान बनने से पहले मेजर जनरल इस्कंदर मिर्ज़ा, क्या ये इन्होंने सेना का शासन करा हुआ था कहाँ पे, पाकिस्तान के अंदर। अब जब संविधान बन गया, संविधान बनने के बाद तो पहले कौन है, जनरल आयूब खान, उन्होंने सेना का शासन किया 1969 तक। फिर 1969 से 71 तक, जब तक बांग्लादेश आज़ाद नहीं हुआ था, जनरल याहिया खान। उसके बाद बीच में हमने देखा कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो की लोकतांत्रिक सरकार थी। उसके बाद जियाउल हक ये सेना का शासन लेकर के 1988 में। बीच में बेनज़ीर भुट्टो और नवाज़ शरीफ की सरकार थी लोकतांत्रिक। उसके बाद परवेज़ मुशर्रफ 1999 से 2008 तक इन्होंने अपनी शासन व्यवस्था सेना के दम पे चलाई। तो ये सैनिक शासन था जो पाकिस्तान में चला। अब थोड़ी सी लोकतांत्रिक की अगर बात करें हम, कि लोकतंत्र कैसा था पाकिस्तान के अंदर, तो यहाँ पे 1999 के बाद में लोकतंत्र कैसा कैसा रहा। तो यहाँ पे कुछ नाम दिए गए, आप ढंग से पढ़ ले। जैसे नवाज़ शरीफ हो गया, बलक शेख मज़ारी हो गया, नवाज़ शरीफ, मोइनुद्दीन अहमद कुरैशी, बेनज़ीर भुट्टो, मलिक मिराज खालिद। खैर आपको ज़्यादा नाम याद नहीं करना, जितना पिछला पढ़ा है, बस एक ओवरव्यू है चैप्टर में कि कैसे वहाँ पे पहले सेना का शासन था और फिर लोकतंत्र कैसा रहा। ठीक है, तो आपको बेनज़ीर भुट्टो का नाम याद रखना पड़ेगा, जो कि पहले भी आया, और नवाज़ शरीफ का। चलिए बढ़ते आगे। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वाले पार्ट में से जो पूछा जाता है कि पाकिस्तान में लोकतांत्रिक शासन स्थायी ना हो पाने के कारण बताइए। तो बेसिकली ये क्वेश्चन पेपर में पहले पूछा भी गया है, तो अपने आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। तो यहाँ पे रीज़न क्या है, क्या कारण बताए गए हैं कि यहाँ पर ऐसा हो नहीं पा रहा। तो यहाँ पे सबसे पहली बात है, सेना, धर्मगुरु और भूस्वामी और अभिजन जो वर्ग है, इसका दबदबा है। थोड़ा आराम से समझिए इसको हम थोड़ा सा। तो आप एक चीज़ याद रखो कि यहाँ पे आर्मी और वहाँ के जो आका बोले तो धर्मगुरु वगैरह, और जो बड़े बड़े जो ग्रुप है वहाँ पे, उन्होंने अपना बोलबाला बना रखा है, उनकी ज़्यादा चलती है। तो इस वजह से वहाँ पे क्या है, लोकतांत्रिक शासन नहीं आ पा रहा है। दूसरा, भारत के साथ क्या होता है, उनकी आपस में क्या होते हैं, तनावपूर्ण संबंध रहते हैं भारत और पाकिस्तान से। तो ऐसा लगता है कि भैया लोकतांत्रिक शासन के लोग रहेंगे, नेता वगैरह, तो भारत से मिली भगत के तहत वो क्या करेंगे, काम ठीक से नहीं करेंगे। तो इस वजह से यहाँ पे सेना का होना जरूरी मानते हैं वो लोग। इसके अलावा एक और वहाँ पे ऐसी सोच है कि वहाँ के जो राजनीतिक शासन व्यवस्था है, जो राजनीतिक दल है, वो भ्रष्टाचारी है। तो एक कारण ये भी है। एंड सबसे लास्ट में देखिए बात करें, जो पश्चिमी देश है, अंतर्राष्ट्रीय सब बात करें हम, अमेरिका जैसे पश्चिमी देश, वो नहीं चाहते हैं कि यहाँ पर लोकतांत्रिक शासन की स्थापना। इसका रीज़न क्या है, देखो क्या होता है कि अमेरिका को ये लगता है कि देखो पाकिस्तान के पास क्या है, एटॉमिक बम है, एटॉमिक वेपन्स है। अब ये एटॉमिक जो बम है, ये दुनिया के लिए खतरा है। तो अगर वहाँ पर डेमोक्रेसी आ जाती है, अगर पाकिस्तान में डेमोक्रेसी आ जाती है, तो वहाँ की जो सरकार, क्योंकि वहाँ पे कहा गया राजनीतिक दल भ्रष्ट है,
तो वो कहीं क्या ना हो, उनके जो हथियार है भ्रष्टाचार होने की वजह से उनके हथियार कहीं आतंकवादियों के हाथ ना लग जाए, और आतंकवादी क्या करेंगे फिर पश्चिमी देशों को न्यूक्लियर पावर की वजह से डराएंगे। तो इस वजह से अमेरिका जैसे देश भी नहीं चाहते यहाँ पे लोकतांत्रिक शासन आए। तो कुल मिला के यहाँ पे एक चीज़ साफ साफ समझ आती है कि यहाँ पे ट्रिपल ए कंट्रोल कर रहा है। अमेरिका के जो पाकिस्तान में लोकतंत्र ना होने के एक रीज़न है ट्रिपल ए से आप याद रख सकते हैं। पहला, यहाँ की आर्मी आर्मी नहीं चाहती कि यहाँ पे लोकतंत्र बने। दूसरा, यहाँ के आका मतलब यहाँ के जो धर्म गुरु है, काजी हो गए, मौलवी साहब हो गए, ठीक है, और यहाँ पे जो अमेरिका, ये तीनों मिल करके नहीं चाहते कि यहाँ पे लोकतंत्र आए। दैट इज़ वाई यहाँ पर क्या है, पाकिस्तान में लोकतांत्रिक शासन स्थायी नहीं हो पाता, वो टेम्परेरी टाइम पीरियड के लिए होता है। तो आई होप सो ये क्लियर हो गया होगा आपको। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज़ ढंग से पढ़े आप। पढ़ते हैं आगे इस वीडियो के अंदर। अब बात आती है बांग्लादेश। तो पहले जानकारी के लिए बता दें कि जो बांग्लादेश है पहले इसे ईस्ट पाकिस्तान कहा जाता था, और जो मेन पाकिस्तान है उसे वेस्ट पाकिस्तान कहा जाता था। अब जो ये ईस्ट पाकिस्तान है ये बंगाल से अलग होकर के बना था। भारत में जो पश्चिम बंगाल है, तो उसमें जो पूर्वी बंगाल, जैसे कि पूर्वी पाकिस्तान नाम दे दिया गया था आज़ादी के बाद, तो यहाँ पे बंगाली संस्कृति के लोग रहते थे। अब पढ़ते हैं पॉइंट टू पॉइंट कि 1947 से लेकर के 1971 तक बांग्लादेश पाकिस्तान का हिस्सा था। अब क्योंकि पूर्वी पाकिस्तान पर ज़बरदस्ती उर्दू भाषा ला दी जा रही थी और बंगाली भाषा तथा संस्कृति के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा था। अब ये जो वेस्ट पाकिस्तान मेन पाकिस्तान था, वहाँ के लोग उर्दू बोलते थे, और जो ईस्ट पाकिस्तान के लोग बंगाली बोलते थे, उनका कल्चर भी बंगाली था। तो वेस्ट पाकिस्तान के लोग चाहते थे, मेन पाकिस्तान चाहता था कि हमारा उर्दू कल्चर इन पर लगाया जाए, लेकिन ये लोग ऐसा नहीं चाहते थे। तो क्या किया, यहाँ पर एक व्यक्ति थे जिनका नाम था शेख मुजीबुर रहमान। उन्होंने अपने नेतृत्व में एक आंदोलन छेड़ दिया जो कि 1969 में चला। अब इस आंदोलन की वजह से क्या हुआ, अगले साल यहाँ पर चुनाव कराने पड़े। तो 1970 में चुनावों के अंदर जो शेख मुजीबुर रहमान, उनकी आवामी लीग नाम की एक पार्टी होती है जो सभी सीटों पे जीत जाती, कहाँ, पूर्वी पाकिस्तान के अंदर। अब क्या था, ये पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिम पाकिस्तान में से जो पश्चिम पाकिस्तान था वो मेन पाकिस्तान था। तो पूर्वी पाकिस्तान में से एक पार्टी जीत जाती है अवामी लीग। तो ये बात क्या है, मेन पाकिस्तान वाले जो नेता होते हैं, जो सरकार होती है, वो सभा इस जो सभा बनाई गई इन लोगों ने शेख मुजीबुर रहमान द्वारा, उसको मानने से उन्होंने इनकार कर दिया, और अवामी लीग के जो नेता थे शेख मुजीबुर रहमान, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। मतलब कि उनको उनकी सरकार को मानने से उन्होंने इनकार कर दिया। फिर यहाँ पर कौन था कि जनरल याहिया खान, जिनका क्या था, सेना का शासन था, उन्होंने बंगाली जनता को, मतलब जो बंगाल में रहती थी, जो मतलब पूर्वी पाकिस्तान था, वो बंगाली जनता थी वहाँ पे, उनको दबाने के लिए अपनी सेना भेजी थी। अब जब सेना वहाँ पे गई, लोगों को क्या किया, प्रताड़ित करना स्टार्ट किया, तो वैसे वैसे वहाँ से लोग भाग भाग के भारत की तरफ आने लगे। अब ये समस्या भारत सरकार के सामने खड़ी हो गई। अब भारत के सामने दो ऑप्शन थे, एक तो वो क्या करे कि उन शरणार्थियों को भारत में जगह दे दे, या फिर क्या करे, उस हिस्से उन लोगों की मदद करे ताकि वो क्या है ठीक से रह पाए। तो यहाँ पे भारत ने क्या किया, जो पूर्वी पाकिस्तान के लोगों की मदद करने की सोची। अब जब पूर्वी पाकिस्तान की मदद की तो पाकिस्तान गुस्सा हो गया कि आप हमारे इंटरनल मैटर पे एंट्री कर रहे हो। तो इस वजह से क्या हो गया, भारत और पाकिस्तान का युद्ध स्टार्ट हो जाता है। अब युद्ध में भारतीय सेना विजयी हो जाती है और युद्ध की समाप्ति हो जाती है 1971 में। और युद्ध की समाप्ति के बाद पूर्वी पाकिस्तान जो पहले था वो बांग्लादेश के रूप में एक नया देश बन करके आ जाता है। और जब बांग्लादेश आज़ाद होता है तो वो अपने आप को धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक और समाजवादी देश बताता शुरुआत से। और अब 1991 में वहाँ पे क्या, बहुदलीय शासन व्यवस्था पर आधारित प्रतिनिधित्व लोकतंत्र यहाँ पे कायम है। ठीक है, इसके बीच की थोड़ी सी कड़ियाँ हैं वो बता देता हूँ आपको मैं कि यहाँ पे बांग्लादेश में विभिन्न शासनकाल चला। तो देखो 15 अगस्त 1975 में जब शेख मुजीबुर रहमान को क्या था, मार दिया गया था। ठीक है, तो उसके बाद क्या, मुश्ताक अहमद आए, उसके बाद मोहम्मद सईम आए, फिर जियाउर रहमान वहाँ पर आए, लेफ्टिनेंट HM इरशाद आए। उसके बाद 1991 के बाद बांग्लादेश में मुख्य तौर पर प्रतिनिधात्मक लोकतंत्र चलता है यहाँ पे। तो कुल मिला के देखा जाए, देखिए शेख मुजीबुर रहमान के बाद के बहुत सारे नेता इसमें आए हैं और उन्होंने शासन व्यवस्था की। मेन तौर पर आपको 2-3 नाम याद रखने, शेख मुजीबुर रहमान का, जियाउर रहमान का, और इसके बाद HM इरशाद का। बात भी याद रखना कि 1991 के बाद वहाँ पे लोकतंत्र स्थापित है। तो कुल मिला के यहाँ पर इस प्रकार से शासन व्यवस्था बांग्लादेश में देखने को मिली है। तो ये वाला पार्ट यहाँ से क्लियर हो गया।
थोड़ा सा आगे चलते हैं नेपाल की तरफ। अब नेपाल जानते हैं हमारा पड़ोसी है। तो नेपाल मुख्य तौर पर एक हिंदू राज्य है और 1999 में, सॉरी 1990 में यहाँ पर क्या लोकतंत्र का समर्थन मिला, मतलब लोकतांत्रिक समर्थन एक आंदोलन था। अब आंदोलन की वजह से लोकतांत्रिक संविधान की मांग की जा रही थी राजा से। अब नेपाल के राजा से क्या मांग की जा रही थी कि यहाँ पर क्या है, लोकतंत्र के आधार पर संविधान वगैरह बनाया जाए। अब राजा की सेना एक तरफ थी और दूसरी तरफ माओवादी थे, संघर्ष करने वाले लोग। इनके बीच क्या था, संघर्ष चल रहा था। और इसके मद्देनज़र 2002 में राजा जो यहाँ के थे ज्ञानेंद्र, उन्होंने संसद को भंग कर दिया। फिर क्या हुआ, फिर लोगों ने आंदोलन स्टार्ट कर दिया और आंदोलन बहुत बढ़ गया। तो इसके चलते क्या किया, 2006 में वापस राजा ने क्या किया, संसद को वापस ला दिया, मतलब वापस बहाल कर दिया। अब जब संसद को बहाल किया तो इसमें 7 दल शामिल थे, जिसमें माओवादी लोग भी थे और सामाजिक कार्यकर्ता भी शामिल थे। अब नेपाल की सरकार बनी तो ये चाहती थी कि संविधान बनाया जाए, क्योंकि यहाँ पे 240 सालों तक तानाशाही चली थी राजा की, जो कि 2008 में 24 मई को समाप्त हो गई थी। अब वर्तमान समय की बात करें हम नेपाल के अंदर, तो नेपाल के अंदर क्या है, माओवादी लोग क्या कहते हैं कि नेपाल एक धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य है। और नेपाल में अगर अभी बात करें तो यहाँ पे खड़ग प्रसाद शर्मा ओली जो कि 2015 में यहाँ के प्रधानमंत्री बने। ठीक है, तो अब इनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं यहाँ पे तीनों के बारे में। ये नेपाल का फ्लैग है आपका, ये राजा ज्ञानेंद्र है वहाँ के, और ये केपी शर्मा है जो कि वहाँ के 2015 में प्रधानमंत्री बने। चलिए अब श्रीलंका की बात करते हैं। तो श्रीलंका हमारे बिल्कुल हिंद महासागर की तरफ अगर देखें आप, दक्षिण दिशा की तरफ, तो वहाँ पर स्थित है। तो यहाँ पर मुख्य तौर पर जातीय संघर्ष, और जातीय संघर्ष के बाद भी यहाँ पर लोकतंत्र अच्छा रहा है। तो 1948 में बात करें हम, आज़ादी के बाद श्रीलंका में लोकतंत्र कायम रहा, मतलब आज़ादी से लेकर के आज तक। 1948 में श्रीलंका आज़ाद हुआ था और वर्तमान समय तक वहाँ पर क्या है, लोकतंत्र की स्थापना। अब यहाँ पे देखा गया कि जो 1948 के बाद उस समय जिसे सिलोन के नाम से जानते थे, सिलोन, और मुख्य तौर पर यहाँ पे जो मुख्य समुदाय था वो सिंगली था। लेकिन फिर भी दूसरा कम्युनिटी थे यहाँ पे, 20% तमिल समुदाय था और 80% सिंगली समुदाय था। जो सिंगली समुदाय है वो श्रीलंका से बिल्कुल वहीं का है, लेकिन जो तमिल समुदाय है वो अंग्रेजी शासनकाल में जो तमिलनाडु या भारत के जो तटीय प्रदेश है वहाँ से लेकर के उन लोगों को लेके गए थे श्रीलंका। उसके बाद उनके जो फैमिलीज़ हैं आगे बढ़ी और वो श्रीलंका में ही रह गए। तो तमिल समुदाय, वहाँ पे जो तमिल समुदाय चाहता था उसे अधिकार मिले, और तमिल समुदाय ये भी चाहता था उनके लिए श्रीलंका में एक अलग देश बनाया जाए। लेकिन जो सिंगली समुदाय था वो लोगों को अधिकार नहीं देना चाहता था। तो इसी कड़ी में वहाँ पर क्या चल रहा था, संघर्ष चल रहा था। इसको ठीक से समझे, एक संगठन द्वारा, लिट्टे जो संगठन है आपके सामने, कि 1983 में तमिल लोगों ने एक संगठन बनाया जिसका नाम रखा गया लिट्टे, जिसकी फुल फॉर्म है लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिलीलम। ये एक मार्क्स का क्वेश्चन भी आता है। ठीक है, अब क्या किया, यह संगठन श्रीलंका में तमिलों के लिए एक अलग देश की मांग करता है। ठीक है, इस वजह से काफ़ी संघर्ष रहा वहाँ पर। ठीक है, मई 2009 में श्रीलंकाई सेना ने लिट्टे के जो हेड थे जिसका नाम प्रभाकरण था उसे मार दिया गया, और उसके बाद ये जो स्थिति थी संघर्ष वाली वो समाप्त हो गई। मुख्य तौर पर जो तमिल इलम है, इस संगठन ने श्रीलंका के उत्तर पूर्वी हिस्से में कब्जा किया हुआ था। कुछ देश ऐसे थे जो ये चाहते थे कि ये जो लिट्टे और तमिल जो सिंगली समुदाय है, तमिल समुदाय और सिंगली समुदाय के बीच क्या हो जाए, समझौता हो जाए। तो मध्यस्थता कराने के लिए भी लोग चाहते थे, जैसे नॉर्वे और आइसलैंड जैसे जो देश हैं वो चाहते थे कि दोनों समूहों के बीच क्या हो जाए, मध्यस्थता करके इनके बीच का संघर्ष समाप्त कर दिया जाए। तो ये काफ़ी अच्छा सोच था यहाँ पे दोनों कंट्रीज़ का। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये सबसे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इस टॉपिक से बनता है हमारा कि श्रीलंका में जातीय संघर्ष के बावजूद अन्य क्षेत्रों में काफ़ी उन्नति हुई, उसके कारण क्या है। तो देखो, आप बताएं कि वहाँ पे सिंगली समुदाय और तमिल समुदाय के बीच काफ़ी जातीय संघर्ष रहा, इसके बावजूद भी वहाँ पे काफ़ी आर्थिक उन्नति देखने को मिले। तो कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जो हमें स्पष्ट रूप से बताता है कि अपने आप में श्रीलंका एक संपन्न देश है। तो सबसे पहला एक अच्छा काम जो देखने को मिलता है कि जनसंख्या वृद्धि पर श्रीलंका ने सफलतापूर्वक अपना नियंत्रण लगा लिया, मतलब वहाँ की जनसंख्या वृद्धि ज़्यादा नहीं होती। दूसरा, दक्षिण एशिया का पहला देश है श्रीलंका जिसने अपनी अर्थव्यवस्था का उदारीकरण किया था, मतलब अपनी अर्थव्यवस्था को विदेशी कंपनियों के लिए खोला था निवेश करने के लिए। तीसरा पॉइंट, श्रीलंका का जो जीडीपी है, सकल घरेलू उत्पाद है, वो दक्षिण एशिया में सबसे अच्छा माना जाता है। इसके अलावा संघर्षों के बावजूद
संघर्ष हुआ काफ़ी यहाँ पर, उसके बावजूद भी यहाँ पे एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था कायम रही। तो ये एक अच्छी बातें हैं कि संघर्ष चल रहा था एक तरफ, उसके बावजूद भी ये सारी चीज़ें अचीवमेंट उनकी काफ़ी बेटर रही। लेकिन वर्तमान समय में थोड़ा समय पहले देखा होगा, यहाँ पे थोड़ा सा आर्थिक संकट देखने को मिला। तो यहाँ पे आपको बिल्कुल एंड पे कोने पे दिख रहा होगा, ये फ्लैग है आपका किसका, श्रीलंका का। बढ़ते हैं आगे। भारत और पाकिस्तान, आपको पता है इनमें संघर्ष काफ़ी रहा, काफ़ी प्रॉब्लम्स रही। तो हम इसके काफ़ी प्रॉब्लम्स को एक एक टॉपिक बाई टॉपिक देखेंगे। सबसे पहले हमारे सामने कश्मीर विवाद। तो शुरू से ही कश्मीर को लेकर भारत पाकिस्तान आमने सामने रहे। दोनों सेनाओं ने युद्ध भी लड़ा 1947 में। किसको लेकर के? पाकिस्तान को लेकर के। और ये युद्ध होने का कारण ये था कि पाकिस्तान ने कश्मीर के एक बड़े हिस्से पर अनाधिकृत, मतलब एक तरीके से, मतलब गैरकानूनी तरीके से कब्जा कर लिया था। एक और घटना थी 1948 के अंदर, देखा था कबीलों में रहने वाले लोगों के रूप में वहाँ की सेना आई थी और कश्मीर पर उन्होंने आक्रमण कर दिया था। इसके जवाब में 1948 और 47 के बीच, 47 और 48 का जो युद्ध हुआ था वो यहाँ पर देखा गया था। उसके बाद जो दूसरा विवाद इनके बीच है वो है सिंधु नदी, मतलब जो इंडस नदी है जो भारत से पाकिस्तान की तरफ बहती है। तो इसके पानी को लेकर काफ़ी विवाद रहा, ठीक है। लेकिन 1960 में जो वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक ने क्या किया, दोनों देशों की क्या करा दी, संधि करा दी। इसे सिंधु नदी जल संधि के नाम से जानते हैं। इस संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए भारत से पंडित जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के जनरल अयूब खान गए हुए थे, ठीक है। काफ़ी संघर्ष के बावजूद भी ये संधि के आपस में ठीक तरीके से काम की जा रही है। तो ये दूसरा मुद्दा है। आगे बढ़े, जो तीसरा मुद्दा है सर क्रिक लाइन। सर क्रिक रेखा क्या है? बेसिकली ये गुजरात के आसपास एक लाइन है, आप देख सकते हैं, ये गुजरात वाला हिस्सा है। इससे थोड़ा सा आप आगे बढ़ेंगे इधर ऊपर की तरफ, तो यहाँ पे ये आपको ये ग्रीन कलर की लाइन दिखाई दे रही होगी। तो ये जो ग्रीन कलर की लाइन है इसी को कहते हैं सर क्रिक रेखा। बेसिकली ये है क्या? सर क्रिक लाइन कच्छ के अंदर मार्शलैंड है। मार्शलैंड मतलब दलदल ज़मीन है, जो कि पाकिस्तान और भारत के बीच विवाद का एक मुद्दा है। और ये लगभग 96 किलोमीटर लंबी एक दलदला हिस्सा है जो एक पट्टी की तरह यहाँ पर है। और यहाँ पर भारत और पाकिस्तान की सीमा को लेकर काफ़ी प्रॉब्लम है कि वो कहता है कि मेरी बॉर्डर है, वो कहता है मेरी बॉर्डर है। तो इस चीज़ को लेकर काफ़ी यहाँ पर विवाद होता रहता है। इसके अलावा जो अगला मुद्दा है वो सियाचिन ग्लेशियर को लेकर के। सियाचिन अपने आप में एक बहुत ठंडा स्थान है जो कि ज़मीन से 5753 मीटर की हाइट पर है। अब कश्मीर क्षेत्र में इस ग्लेशियर को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच क्या है, एक झगड़ा, एक विवाद, ठीक है। भारत पाकिस्तान इस पर भी विवाद करते हैं। अब एक बहुत यहाँ पे अजीब गरीब बात यह है कि इतने झगड़े के बाद भी जितने भी आर्मी के सैनिक युद्ध में नहीं मारे जाते, मतलब लड़ाई करते जब देश, तो जितने सैनिक लड़ाई में नहीं मारे जाते उससे कहीं ज़्यादा सैनिक, यहाँ पर ऑक्सीजन की कमी और यहाँ पे बर्फ़ खिसकने के कारण यहाँ पे उतने सैनिक मारे जाते, बावजूद इसके भी दोनों देश को काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर क्या है, विवाद चलता है। चले आगे। अब एक जो महत्वपूर्ण है पाकिस्तान को लेकर कि भाई आतंकवाद हमेशा पाकिस्तान से पनपा है, ऐसा माना जाता है। तो आतंकवाद भारत और पाकिस्तान के बीच एक मुख्य कारण है विवाद का, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से भारत विरोध में काफ़ी ज़्यादा समय समय पर भारत विरोधी गतिविधियाँ बढ़ाई गई। अब ऐसा भी दिखा गया कई बार हमने कि आतंकवादियों को ट्रेनिंग देना, उनको पैसे देना, उनको हथियार देना, तो कई बार ऐसी घटनाएं सुनने को मिली है कि पाकिस्तान ने क्या किया, इसकी मदद करी आतंकवादी संगठन की। इसके अपार्ट देखें कि भारत के विरोध में कई सारी गतिविधियाँ होती हैं। यहाँ की जो ISI क्या है, पाकिस्तान की ISI जो खुफिया एजेंसी है, वो बांग्लादेश और नेपाल के माध्यम से क्या भारत के पूर्वोत्तर इलाकों में क्या है, भारत विरोधी अभियान चलाती। अब पाकिस्तान भी आरोप लगाता है भारत पे, क्या कहता है कि उसकी जो भारत की जो खुफिया एजेंसी है उसको बलूचिस्तान के अंदर क्या है, भड़काती, और मतलब भारत सरकार पाकिस्तान की ISI खुफिया एजेंसी को प्लस बलूचिस्तान के जो क्षेत्र है वहाँ के लोगों को भड़काने का काम भारत के लोग करते हैं, ये भारत सरकार करती। अब एक मोटा मोटी देखिए कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो युद्ध हुए वो कब कब हुए। तो पहला जो आपको देखने को मिलेगा 1947 में, दूसरा 1965 में, तीसरा 1971 बांग्लादेश को लेकर के, और चौथा हुआ था कारगिल, जैसे कि विजय ऑपरेशन के नाम से भी जानते हैं। इसमें डेट वाइज रीजन वाइज बता रखा है कि पहला युद्ध 1947-48 में कश्मीर को लेकर के, दूसरा युद्ध हुआ था पाकिस्तानी आक्रमण कर दिया था 1965 के अंदर लाल बहादुर शास्त्री के समय में। उसके बाद तीसरा हुआ था 1971 में इंदिरा गांधी के समय बांग्लादेश को लेकर के। चौथा यहाँ पे 1990 के अंदर कारगिल युद्ध हुआ था, और हाल ही में 2014 के अंदर पुलवामा अटैक के बदले में सर्जिकल स्ट्राइक की थी पाकिस्तान पर। तो ये सारी घटनाएं हैं जो कि युद्ध बताती हैं भारत और पाकिस्तान के बीच कब कब हुए।
थोड़ा देखिए भारत और पाकिस्तान की जो परमाणु परीक्षण की अगर बात करें तो भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण 18 मई 1974 को किया था पोखरण के अंदर। 18 मई 1974 को पहला पोखरण किया था। उसके बाद ये ज़्यादा सफल नहीं था, मतलब सफल ही नहीं था अपने आप में, तो सफल परीक्षण करने के लिए फिर 11 मई 1998 को पोखरण में एक सफल परमाणु परीक्षण कर लिया गया। जब इस बात का पता पाकिस्तान को चलता है तो उसके तुरंत बाद मतलब 1998 में ही ये चगाई पहाड़ी में अपना परमाणु परीक्षण कर लेता है। ठीक है, और इसके बाद ये भी परमाणु संपन्न देश बन जाता है। अब विवाद के बाद बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिनमें दोनों देशों ने काफ़ी समझौते करें। सबसे पहला है 1960 का वो मध्यस्थता जो विश्व बैंक ने कराई थी सिंधु नदी को लेकर के। दूसरा है 10 जनवरी 1966 जब 1965 का युद्ध हुआ, उसके ठीक बाद लाल बहादुर शास्त्री और अयूब खान दोनों ने क्या किया, ताशकंद में एक समझौता किया था। इसके बाद 1971 के युद्ध के बाद 1972 में भारतीय प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी और वहाँ से जुल्फिकार अली भुट्टो दोनों ने शिमला समझौते पर हस्ताक्षर किए। इसके बाद 1999 में भारत और पाकिस्तान के बीच दिल्ली से लाहौर में एक बस की सुविधा स्टार्ट की गई। उसके बाद 2004 में मुजफ्फराबाद और श्रीनगर के बीच भी बस सेवा चलाई गई अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा। उसके बाद भारत और पाकिस्तान ने साहित्य और कला तथा खिलाड़ियों को वीज़ा देने के लिए समझौता किया। अभी वर्तमान समय में आर्थिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में भी एक दूसरे की मदद की बात चलती है दोनों देशों के बीच। तो ये वो मुद्दे हैं जिन पर दोनों देशों की समझौते हुए दोनों देशों की बनती है। चलिए, अब भारत के अन्य पड़ोसियों के साथ कैसे संबंध है, तो पहले बांग्लादेश के साथ भारत के संबंध क्या है। तो वो मुद्दे जो सहमति वाले, ये क्वेश्चन पूछा गया, पहले सहमति वाले मुद्दे और दोनों के बीच विवाद के मुद्दे, संघर्ष वाले मुद्दे। तो ये पूछा जाता है 4 नंबर के अंदर कि 2 मुद्दे आप ऐसे बताइए जो जिन पर सहमति भारत बांग्लादेश की, और 2 मुद्दे ऐसे बताइए जिन पर भारत और बांग्लादेश का संघर्ष चलता है। तो पहले हम सहमति वाले मुद्दे देते हैं। तो सहमति वाले मुद्दों में सबसे पहला है पूर्व चलो नीति। ऐसी नीति जो कि भारत क्या पूर्व के देशों की तरफ, जो भी भारत से पूर्वी इलाके में पड़ते हैं, जैसे म्यांमार हो गया, खुद बांग्लादेश हो गया, तो इस तरफ के देशों को मदद करने के लिए एक नीति अपने से कहते हैं पूर्व चलो नीति, जिसमें दोनों ही देश शामिल है, भारत भी और बांग्लादेश भी। उसके अलावा 1996 में भारत बांग्लादेश के बीच फरक्का संधि को लेकर के हस्ताक्षर हुए। तीसरा, आतंकवाद के खिलाफ दोनों देश एक दूसरे के साथ में हैं। इसके अलावा आपदा प्रबंधन, पर्यावरण का मुद्दा, व्यापार में दोनों देश एक दूसरे को सहयोग करने को तैयार है। तो ये हो गए उनके सहमति वाले मुद्दे। अब वो मुद्दे जिन पर दोनों देशों के विवाद वाले मुद्दे। तो पहला गंगा ब्रह्मपुत्र नदी को लेकर के कि भैया किसकी हिस्सेदारी, कितना किसके हिस्से में आना चाहिए। पहला इसको लेकर के भारत की सरकार पर चटगांव के पर्वतीय क्षेत्र में विद्रोह को हवा देने। बांग्लादेश का मानना है कि चटगांव इलाके में भारत सरकार क्या करती है, विद्रोह भड़काने का काम करती है। अब भारत सरकार ये कहती है कि बांग्लादेश के लोग क्या करते हैं, अवैध तरीके से भारत में आप्रवास करते हैं, आते हैं भारत विरोधी कट्टरपंथी इस्लामी जमात, क्योंकि एक इस्लामिक कंट्री है बांग्लादेश, तो यहाँ पे इस्लामी जमात का समर्थन करती है जो भारत के विरोध में, तो एक विवाद का कारण है। अब बांग्लादेश ये कहता है कि जब हमें पानी को लेकर विवाद चलता है भारत के द्वारा, तो हम उसे प्राकृतिक गैस का निर्यात नहीं करने देंगे अपने देश के द्वारा। तो एक विवाद का कारण यह भी है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इसमें। दूसरा देश है भारत और नेपाल के देख सकते हैं यहाँ पे खड़ग सिंह के शर्मा शायद है। तो दोनों के बीच क्या है कि दोनों देशों में मित्रता का काफ़ी ज़्यादा संबंध रहा है शुरुआत से ही, और एकमात्र ऐसा देश है जहाँ पे हम ये कह सकते हैं वीज़ा मुक्त जा सकते हैं हमारे पड़ोस में। अब इस दोनों ही देश शार्क और बिम्स्टेक दोनों संगठन हैं, दोनों इसके सदस्य हैं और दोनों एक दूसरे इसका सहयोग करते हैं यूएन के माध्यम से। नेपाल के साथ काफ़ी मधुर संबंध रहे हैं। नेपाल की सरकार माओवादियों के आने के बाद थोड़ी सी प्रॉब्लम आई नेपाल में। जब पता ना 2008 के अंदर क्या हुआ था, सात दलों गठबंधन होता है, माओवादी भी शामिल थे। तो माओवादी आने के बाद नेपाल के साथ थोड़ी सी हमारी बनती नहीं कि माओवादी हरकतें भारत के अगेंस्ट हैं। वर्तमान समय भारत बिम्स्टेक पर अधिक बल दे रहा है। इसके वरिष्ठ अधिकारियों की 17वीं बैठक फरवरी 2017 नेपाल की राजधानी काठमांडू में हुई। तो ये भी आपस में संबंध को प्रकट करता है। तो आगे बढ़ते इसमें श्रीलंका के साथ हमारे संबंध कैसे हैं। तो श्रीलंका पता है 1948 में आज़ाद हुआ था। उसके बाद वहाँ पर एक बार क्या हुआ था कि भारत और श्रीलंका में जो तमिल को लेकर के चल रहा था, तो भारत ने एक बार अपनी सेना भेजी थी वहाँ पर शांति स्थापित करने के लिए। तो श्रीलंका ने आरोप लगाया कि ये भारत क्या करता है, उसके अंदरूनी मामलों में दखल देता है। तो उसके बाद 1987 में एक सैन्य हस्तक्षेप वाली नीति पर हस्ताक्षर हुआ
और ये कहा कि हमारे अंदरूनी मामलों में भारत दखल नहीं देगा। तब से भारत इस बात पर नीति को मानता है। उसके बाद है, भारत सरकार ने श्रीलंका के साथ एक मुक्त व्यापार समझौता, इसे साफ्टा वगैरह में पढ़ेंगे आगे थोड़ा सा, उस पर हस्ताक्षर किया। 2004 के अंदर जब सुनामी आई थी श्रीलंका के अंदर, तो भारत ने उसे उसे आर्थिक मदद की थी ताकि वो पुनर्निर्माण कर सके, अपने देश के अंदर चीज़ें दोबारा बना सके। इसके अलावा भारत भूटान है हमारे सामने, भारत और भूटान, ये भूटान और ये भारत के हमारे प्रधानमंत्री। तो भारत के जो उग्रवादी, अगर भारत के उग्रवादी गुरिल्ला को भूटान ने, भारत के जो उग्रवादी संगठन, मतलब भारत के खिलाफ जो उग्रवादी लोग, ये गुरिल्ला जो, तो उन उन ग्रुप को, उन समूहों को भूटान ने अपने क्षेत्रों से खदेड़ दिया, जो कि भारत के लिए काफ़ी अच्छा कदम रहा है। भारत भूटान में पन बिजली की बड़ी परियोजना में हाथ बढ़ा रहा है, मतलब जो पानी से बनने वाली बिजली है उसको उत्पादन करने के लिए भारत भूटान की मदद कर रहा है। इसके अलावा जो विकास के काम है, विकास के काम में सबसे ज़्यादा जो फंड मिलता है, सबसे ज़्यादा पैसा देता है भूटान को, वो भारत है किसी भी विकास के काम के लिए। बात करें मालदीव और भारत की, तो भारत और मालदीव काफ़ी ज़्यादा गर्मजोशी के साथ इनके अच्छे संबंध रहे। क्यों, ऐसा क्यों है कि 1988 में हुआ ये था कि मालदीव पर श्रीलंका से आए कुछ भाड़े के सैनिकों ने हमला कर दिया था। तो इस समय भारत सरकार ने अपनी वायुसेना और अपनी जल सेना की द्वारा एक बार में ही इसकी मदद कर दी थी, मतलब एक बार कहने पर ही मालदीव की मदद भारत ने कर दी थी। तो तब से लेकर के यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भारत और मालदीव की बनती है। सबसे ज़्यादा बात करें हम, भारत ने मालदीव में आर्थिक विकास, यहाँ के टूरिज़्म और जो यहाँ पे फिशिंग है, मत्स्य उद्योग में काफ़ी ज़्यादा मदद करी है। तो इनकी वजह से भारत और मालदीव के संबंध काफ़ी अच्छे बने रहे हैं। आगे बढ़ते हुए हम देखें कि भारत के दक्षिण एशिया, क्वेश्चन भी अपने आप में, भारत के दक्षिण एशियाओं के साथ कैसे संबंध है। तो भारत के पाकिस्तान के भी जो संबंध, आप तो जानते हैं भारत पाकिस्तान शुरू से ही आपस में तनातनी रही, संघर्ष वाले कटुतापूर्ण संबंध रहे। बांग्लादेश के साथ ऑल ओवर अच्छे संबंध हैं। श्रीलंका के साथ जातीय संघर्ष को लेकर तनाव चला, तमिल वाला मुद्दा था, बताया था, इंटरफेयर किया था भारत ने। भारत और भूटान, भारत का भूटान और मालदीव के साथ बहुत अच्छे संबंध हैं, नेपाल के साथ बहुत अच्छे संबंध हैं, लेकिन वहाँ पे माओवादी संगठन आने के बाद थोड़े से यहाँ पर उनकी नहीं बनती। देखिए हम यहाँ पे शार्क, जो कि अपने आप में एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। शार्क की फुल फॉर्म है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। इसमें दक्षिण एशिया के सारे देश शामिल हैं। दक्षिण एशियाई क्षेत्रों देशों का क्षेत्रीय सहयोग संगठन है। इसकी स्थापना 1985 में हुई थी और 2002 में इस एक मुक्त व्यापार समझौता बनाया गया था। 2006 में इसे लागू कर दिया गया था। इसे कहते हैं साउथ एशिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। आर्थिक क्षेत्र में शार्क का महत्व बढ़ाने के लिए, एशियाई देशों की अर्थव्यवस्था को सुधार लाने के लिए इसका जो उद्देश्य है वो ये है, आर्थिक क्षेत्र में शार्क का जो महत्व है अपने आप में काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि इन देशों के अंदर व्यापार को बढ़ावा देने के लिए, अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए ये संगठन बनाया गया। ठीक है, शार्क के जो मुख्य सिद्धांत, उसमें सबसे पहले जितने भी सदस्य देश हैं उनके आंतरिक विषयों में कोई दूसरा देश क्या करेगा, इंटरफेयर नहीं करेगा, पहले नीति। दूसरा, दूसरे का सम्मान करेगा, दूसरे की प्रभुसत्ता और समानता आदि का क्या करेगा दूसरा देश। एक देश दूसरे के सम्मान करेगा सभी तरीके से। उसके बाद है यहाँ पे साफ्टा के माध्यम से जो सदस्य देश है उनको क्या करना, वित्तीय मदद करना। यहाँ पे गरीबी, अशिक्षा और कुपोषण जैसी समस्याओं का समाधान करना, क्योंकि ये सभी विकासशील देश हैं अधिकतर इसमें। तो इस मुद्दे पर देखना। अब प्रॉब्लम आती है कि भाई शार्क काम करता है तो उसके सामने बहुत सारी प्रॉब्लम आती है, कुछ प्रॉब्लम, कुछ सीमाएँ हैं यहाँ पे। तो सबसे पहला, भारत और पाकिस्तान के जो संबंध हैं वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। किसके लिए? शार्क के लिए, जिसे दक्षेश कहते हैं हिंदी में। अब साफ्टा एक क्या है, एक फाइनेंशियल एग्रीमेंट है, एक क्या है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। अब इसके, क्योंकि दक्षिण एशिया में भारत सबसे बड़ा देश है, तो अब कई देशों को ये लगता है कि साफ्टा के माध्यम से भारत उन पर कब्जा ना कर ले। ठीक है, अब दक्षिण एशिया के जो देश हैं इनमें आंतरिक अशांति चलती है, जैसे श्रीलंका की बात की चल रही है, बांग्लादेश ले लो, पाकिस्तान ले लो, तो काफ़ी ज़्यादा अशांति रही और काफ़ी अस्थिर रही, यहाँ पे सरकारें निश्चित नहीं होती लंबे समय तक। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा बुरा प्रभाव डालता है किस पर, शार्क पर। तो ये लिमिटेशन है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर आपके ये। तो ये इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है अपने आप में, तो पहला क्वेश्चन है, भारत और उसके किस पड़ोसी के साथ वीज़ा मुक्त आने जाने पर समझौता हुआ? तो आपको पता है भारत और नेपाल के बीच समझौता हुआ था। वर्ष 2005 में किस देश को शार्क का सदस्य बनाया गया? तो आपको पता है अफगानिस्तान। दक्षिण एशिया के किन दो देशों में सैनिक व लोकतांत्रिक दोनों तरह का शासन चलता रहा है या रहा है? तो इसमें पाकिस्तान और बांग्लादेश का नाम आता है।
भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कब किया? तो आपको 18 मई 1974 वाली डेट याद रखनी है। पाकिस्तान ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कब किया? ठीक 1998 में भारत ने पहला सफल परमाणु परीक्षण कर लिया था, तो ये उन्होंने चगाई पहाड़ी में किया था। आगे बढ़ते हुए थोड़ा सा इसमें अगला जो क्वेश्चन है हमारा 6 नंबर का, भारत ने सफल परमाणु परीक्षण कब किया? तो 11 मई 1998 पोखरण में किया था। सार्क के देशों का प्रथम सम्मेलन कहाँ पर होता है? ढाका, जो कि बांग्लादेश की राजधानी। सार्क का मुख्यालय जो दक्षेश है उसका मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू, नेपाल के अंदर। सार्क की स्थापना कब हुई? दिसंबर 1985 में। दक्षिण एशिया में किस देश में संवैधानिक राजतंत्र था? वो है आपका नेपाल। संविधान के आधार पर यहाँ पर राजतंत्र हुआ करता था। उसके बाद फ्री ट्रेड संधि पर हस्ताक्षर कब हुए? तो भैया पूरी तरीके से 2004 के अंदर जो 12वां दक्षेश का सम्मेलन हुआ था। अब श्रीलंका में कौन सा उग्र तमिल संगठन कार्य? दिसम लिट्टे कह रहे थे, लिट्टे वाला, ठीक है। तो लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम इसका आंसर है। दक्षिण एशिया में सबसे पहले उदारीकरण अपनाने वाला देश तो आपको पता है श्रीलंका। श्रीलंका को आज़ादी कब मिली? स्वतंत्रता कब प्राप्त हुई? तो 1948 में। श्रीलंका की राजनीति में किस समुदाय का दबदबा है? तो मुख्य तौर पर वहाँ पर सिंगली समुदाय की चलती है। ये हो गया। चलिए यहाँ पे कार्टून भी जो आता है आपका इसमें, तो उसमें लिखा है, कार्टून को ध्यान से देखिए और निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो यहाँ पे ये जो चित्र दिखाया गया आपको, सबसे पहले ये जो चित्र है आपका, उस बात को प्रकट करता है कि जो परवेज़ मुशर्रफ किस तरीके से वहाँ की शासन व्यवस्था के बारे में हमें समझा रहे हैं। तो समझाते हुए एक बात पता चली। तो पहला समीकरण पढ़ लेते हैं कि प्रथम समीकरण में राष्ट्रपति की भूमिका में से जनरल की भूमिका को घटाकर क्या दिखाया है? देखो पहले में शुरुआत में ये राष्ट्रपति और यहाँ पे जनरल है, आर्मी का आदमी। तो कहने का मतलब है राष्ट्रपति की भूमिका जनरल की भूमिका से हमेशा कम रही है। तो मतलब कि जनरल की भूमिका, अगर राष्ट्रपति की जो भूमिका है, जनरल कभी भी हटा करके उसकी शक्तियों को ज़ीरो कर सकते हैं। दूसरा समीकरण इसका उल्टा बताता है हमें कि यहाँ पे क्या है? जनरल है और यहाँ पे क्या है? राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति चाह करके भी, द्वितीय समीकरण की अगर हम बात करें तो द्वितीय समीकरण में पता चलता है कि राष्ट्रपति कभी भी इसके जनरल की भूमिका को घटा नहीं सकता और राष्ट्रपति की शक्तियाँ उसको शून्य नहीं कर सकती। आगे बात करें तीसरा जो है, से क्वेश्चन पूछा गया, तीसरे में जनरल व राष्ट्रपति को जोड़कर क्या दिखाया गया? मतलब ये कहता है कि अगर दोनों चाहे तो शक्तियों को इकट्ठा भी कर सकते हैं, चाहे तो एक शक्तियों को एक करके दोगुनी पावर ले सकते हैं। लास्ट में क्वेश्चन पूछोगे उपयुक्त कार्टून हमें क्या संदेश देता है? तो हमें बताता है कि जहाँ परवेज़ मुशर्रफ उनकी शक्तियाँ सबसे पावरफुल है, उन्होंने जिस प्रकार से समीकरण को करके दिखाया है, तो वो बताते हैं कि वहाँ पे सेना का शासन ज़्यादा चलता है। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर समाप्त हो जाता है।